हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। तो यहाँ पे जो थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पॉलिटेक्निक का अगर 10th और 12th क्लास के जो भी एग्ज़ाम दे करके आए हैं, अगर वो चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक का क्लास यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में मिले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बारी बारी से जो है हम लोग यहाँ पे 30-30 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिए हैं फिजिक्स का इसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, यह कैसा लेंस है। किस लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है। ए में है 25 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में है 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में है 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी में है 25 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ई में है 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप लोग का 4 ही ऑप्शन रहेगा और 30 नंबर फिजिक्स का रहेगा, 30 नंबर केमिस्ट्री का रहेगा और 30 नंबर का मैथ रहेगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देखते रहेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स का लाए हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं पहला का हल करने के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे दिया है लेंस की क्षमता कितना है, 4 डायप्टर। 4 डायप्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि लेंस की क्षमता को बोलते हैं P बराबर 4 डायप्टर है। डायप्टर को D से सूचित करते हैं, तो P बराबर यहाँ पे फार्मूला होता है P बराबर 1/f 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे P दिया हुआ है कितना, 4 डायप्टर, 4 डायप्टर दिया हुआ है। तो 1/f बराबर हो जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4f होगा। कहाँ पे लिखें, और 4f बराबर हो जाएगा 1/4। अब ये 1/4 कैसे हुआ, तो ये वाला ऐसे तिरछा तिरछे गुना किए, यहाँ पे 1 मान लिए और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4f, तो 4f उधर गुना में, तो यहाँ आया तो भाग में हो गया, तो 1/4f। अब इतना क्या चीज़ में आया, तो इतना आया मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 1/4 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सेमी में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में आया है, प्लस में आया है, तो इसका हो जाएगा, लेंस की क्षमता कैसी है, तो घनात्मक है, प्लस में है, प्लस को बोलते हैं घनात्मक। ठीक है, तो 25 सेमी लेंस फोकस दूरी वाला हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस, फोकस दूरी का अवतल लेंस हो जाएगा। तो ये कौन ऑप्शन में है, 25 सेमी प्लस का हो जाएगा अवतल लेंस, 25 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर हो जाएगा डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। एक पिंड का द्रव्यमान 50 किग्रा है तो उसका भार निकटतम होगा। एक पिंड है जिसका 50 किग्रा यानी कि 50 केजी है, तो उसका भार किसके निकटतम होगा। ठीक है, तो इसमें इसको हम हल कर लेते हैं। द्रव्यमान m दिया है, मास कितना दिया है, 50 किग्रा यानी कि 50 केजी, 50 केजी दिया हुआ है। और यहाँ पे भार बराबर फार्मूला होता है, भार बराबर फार्मूला होता है mg, यानी कि मास गुने होता है गुरुत्वाकर्षण।
जिसको छोटी जी बोलते हैं, तो छोटी जी का मान होता है 9.8, 9.8। ठीक है, तो छोटी जी का मान होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो भार बराबर हुआ mg। mg तो यहाँ पे 50 दिया है, m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 50, g का मान कितना होता है 9.8, 9.8 न्यूटन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 से। देखिए बढ़िया से लिखते हैं, m बराबर 50 kg। ठीक है, g का मान होता है, छोटे g का मान होता है 9.8, 9.8 न्यूटन। और भार बराबर यानी कि W बराबर होता है m इंटू जी। m का मान दिया हुआ है 50, g का भी मान दिया हुआ है 9.8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, 490, 490 न्यूटन। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 50 न्यूटन, 400 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, और यहाँ पे एक और है 490 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, एक पिंड का द्रव्यमान 50 की रहा है, तो उसका भार किसके निकटतम होगा, तो 490 ग्राम, 490 न्यूटन, सॉरी ग्राम नहीं न्यूटन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ई में था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। किसी अवतल दर्पण के अक्ष पर, अवतल दर्पण के अक्ष पर रखी प्रतिबिंब, उसके फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। यहाँ पे एक ही होगा के वास्तविक फोकस पर, वास्तविक फोकस पर, आभासी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, आभासी फोकस तथा ध्रुव के बीच, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। नंबर 3 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। वास्तविक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो जाएगा इसका। किसी अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रख के सॉरी बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो इसका सी, वास्तविक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे 6 कंडीशन, वो इसी में से है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या कर रहा है। यहाँ पे काफी छोटा करने पड़ा। मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 0 हर्ट्ज से 10,000, 1 लाख तक है। 1 लाख हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 1 लाख हर्ट्ज, या 0 से 50 हर्ट्ज। सी में है यहाँ पे 20 से 20,000 हर्ट्ज, 5 से यहाँ पे है 20 लाख है, 20 लाख हर्ट्ज, या 5 से 5 लाख हर्ट्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है। तो हो जाएगा यहाँ पे सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे।
एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव प्लवन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो नाव आगे बढ़ेगी, पीछे हटेगी, अपने स्थान पर नीचे डूब जाएगी, या और है ऑप्शन में इसमें उछल कर हवा में ऊपर चल जाएगी, या अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होगी। तो क्वेश्चन भी देख लीजिए और पूरा ऑप्शन भी देख लीजिए क्या है। एक शांत, सॉरी यहाँ पे पर नीचे हो गया था। एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव प्लवन कर रही है। यदि पत्थर का टुकड़ा फेंक कर पानी का विक्षोभ विक्षोभ जो है, पानी में अगर हम टुकड़ा बिकते हैं तो ये ऐसे फैलता है, बीच में से ऐसे आते चला जाता है, ऐसे देखिए। ठीक है, तो इसमें हो रहा है, पूछा जा रहा है कि उत्पन्न किया जाए तो नाव क्या होगा। जो पानी में नाव तैर रहा है उसका क्या होगा, आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा, या अपने ही स्थान पर नीचे डूब जाएगा, या उछलकर हवा में ऊपर चला जाएगा, या अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो जब हम लोग ये शांत जलाशय में नाव के ऊपर जो पत्थर बिकते हैं तो वो नाव अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होते रहेगा। ठीक है, तो इसका ई सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या कर रहा है। रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है। इस्पात की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, पीटवा लोहा, ढलवा लोहा, या एल्युमिनियम। तो इसमें से रेल की पटरी जो है वो किस धातु से बनी हुई होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा इस्पात। इस्पात इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कमानीदार कमानीदार घड़ी में कौन सा ऊर्जा संचित रहती है। गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें से बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा। कमानीदार घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है। कमानीदार जो तुल्ला वाला होता है, आप लोग देखे होंगे घड़ी, और पेंडुलम ऐसे इधर उधर होते रहता है, उसी का पूछ रहा है कि कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सही आंसर स्थितिज ऊर्जा। डी ई इसका सही आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन ई। ई इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। विराम की स्थिति में प्रारंभ एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हल कर लेंगे। तो पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है वो पहले देख लेंगे। त्वरण तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो यानी कि एस बराबर पूछ रहा है, एस बराबर वाट। और दिया क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो दिया हुआ है ए, यानी कि त्वरण बराबर दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। समय दिया हुआ है टाइम, यानी कि 5 सेकंड, 5 सेकंड। और यहाँ पे एक चीज और, प्रारंभिक वेग यहाँ की, यानी कि जहां से वो विराम स्थिति से प्रारंभ हुआ है, क्या चल रहा है, प्रारंभ विराम स्थिति से प्रारंभ एक वस्तु, यानी कि विराम
जो है वो, तो इसका हो जाएगा यू बराबर हो जाएगा 0। यानी कि जैसे ही कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था से चलता है तो उसको हम यू बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, यू बराबर 0। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया है और टी दिया है। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? एस बराबर कौन सा फार्मूला लग जाएगा? एस बराबर होता है यानी कि दूरी बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यू टी प्लस हाफ यानी कि 1/2 ए टी स्क्वायर। यही वाला फार्मूला पे हम यहाँ पे सब जो दिया हुआ है वो मान रखेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है वो मान हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो एस निकालना है, एस यहाँ पे निकालना है, इरेज कर लेते हैं इसको। एस बराबर हो जाएगा, यू का मान है 0, टी कितना दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे टी हल कर लेते हैं इसको। टी 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 1/2 गुने है, यहाँ पे ए का मान कितना है 2, 2 हो जाएगा गुने टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। टी यहाँ पे समय है, टी क्या है? समय, समय है टी। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर इरेज कर लेते हैं ताकि हल करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे अगर हम 0 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 के स्क्वायर कितना होता है तो 25 होता है। यानी कि 25 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 25, ये कितना आया 25, 25 मीटर आया। दूरी कितना आया 25 मीटर। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं। ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन 10 मीटर है, 30 मीटर है, 25 मीटर है सी में, और डी में है 5 मीटर, ई में है 500 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 25 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख लेते हैं। एक समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3v हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगी? 9 में कह रहा है कि उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगी, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगी। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये। पिंडों का द्रव्यमान, समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3v दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान मान लेते हैं एम मान लेते हैं, और जो है पहले पिंड का v1, पहले पिंड का वेग यानी कि v1 बराबर, पहले पिंड का वेग v1 बराबर है कितना? v दिया हुआ है, v1 बराबर v, और दूसरे द्रव्यमान का v2 बराबर हो जाएगा वेग कितना? 3v हो जाएगा। दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात, यानी कि दो पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात, दो पिंड है v1 और v2, तो इनके दो पिंडों के बीच का गतिज ऊर्जा का अनुपात बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसका पूरा अगर फार्मूला लिखेंगे तो 1/2 m v स्क्वायर। तो यहाँ पे v1 मान लेते हैं बटे 1/2 m v2 स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा, बच गया v1 और v2। तो यही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ पे आ गया समझ में। 1/2 m v स्क्वायर, और नीचे में भी अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात
1/a/b होता है, तो 1/2 mv² बटे 1/mv²। तो यहाँ v1 था, यहाँ पे v2, यही पे यहाँ किए हैं। ठीक है, तो v1 का मान कितना है, v1 का मान कितना है 1, और v2 का मान देखिए v² बटे 3v², स्क्वायर दोनों को कर देंगे तो 3v, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा v² बाई, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 3×3=9 हो जाएगा, 9 और v²। ठीक है, अब यहाँ से v ये कट जाएगा, तो ऊपर कितना बच गया 1, यानी कि 1/9, 1/9। ठीक है, तो इसका अनुपात में हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1:2, 9, 1:9 इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1:9। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, 1:9 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है, कार्य का, त्वरण का, आघूर्ण का, या बल युग्म का। तो न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन 10 का बताइएगा, 10 का क्या हो जाएगा, न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन। तो ये हम हल करते जा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट बताना रहेगा तो वैसे में ये थोड़ा सा ही समय लगेगा, पर हम सारा क्वेश्चन का डिफाइन करते जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल टाइप का आ रहा है। तो 10 का यहाँ पे हो जाएगा, न्यूटन किसका मात्रक है, तो हो जाएगा बल का, बल का यहाँ पे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसको हल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। ठीक है, पाँच और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे पहला सदिश दिया हुआ है ए बराबर, ए एरो बराबर लिख लेते हैं, ए एरो बराबर 5 मात्रक, और यहाँ पे दूसरा दिया है बी एरो बराबर कितना दिया हुआ है 20 मात्रक, 20 मात्रक। ठीक है, तो दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो न्यूनतम मान बराबर फार्मूला होता है, न्यूनतम मान बराबर यहाँ पे लिखना है कि दोनों सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान बराबर हो जाएगा एरो, फार्मूला लिख लेते हैं, एरो ए माइनस एरो बी। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये मोड में हो जाएगा, इस मोड में लिख लेंगे, इसको बोलते हैं मोड। ठीक है, तो ए का मान कितना हुआ, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, मोड में लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे बी का मान कितना दिया हुआ है 20, मोड मोड में है। ठीक है, तो इसको हम मोड में माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 15, और मोड से बाहर निकालते हैं माइनस वाला को तो वो हो जाता है प्लस में, तो ये हो जाएगा 15, 15 इसका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15, 15 मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है, 25 मात्रक, 100 मात्रक, सी में 20 मात्रक, डी में है 15 मात्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 15 मात्रक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देते हैं, एक ही पाठ्यांक देते हैं। तो यानी कि ये डायरेक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा
कि सेंटीग्रेड यानी कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही तापमान पे कौन सा होता है, तो -40 डिग्री। -40 डिग्री हो जाएगा इसका सही आंसर, -40 डिग्री। ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड नहीं, सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक ही ताप एक ही पाठ्यांक पर कब होगा, -40 डिग्री रहेगा तो। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा 12 का डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो फिर आप निकाल भी सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है, अगर आप निकालना चाहें तो फार्मूला होता है सी सी बराबर एफ माइनस 32, बटे 180 बराबर सी बटे 100 बराबर एफ बटे 100। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो आप इस पे निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रेडियो तरंगों का वेग क्या है? रेडियो तरंगों का वेग क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देख लेते हैं। रेडियो तरंगों का वेग क्या है? 330 मीटर प्रति सेकंड, 30,000 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। रेडियो तरंगों का वेग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख लेते हैं। किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं? उस स्थान का क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। छोटा कर दिए ताकि ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों साथ में आ जाए। चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बताइएगा आप लोग कमेंट में भी आंसर। ठीक है, किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट में भी आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय यामोत्तर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्रुवों का नमन कोण क्या होगा? ध्रुवों का नमन कोण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 90 डिग्री या 30 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग बताइएगा। ध्रुवों का नमन कोण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या चुंबकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। सी में है
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या डी में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ई में है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। डायनोमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डायनोमो आप लोग देखे होंगे, वो एक प्रकार का यंत्र है जो जनरेटर के आगे ऐसे लगा हुआ रहता है, गोला ऐसे देखिए, और इसमें बॉक्स बनाया रहता है और इसको इसमें से दो तार निकाला, जो शादी विवाह में चलता है जनरेटर, उसको बोलते हैं डायनोमो। तो वो प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वो एक प्रकार के यंत्र है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में किया जाता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध अधिक होगा? निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध अधिक होगा? 100 वाट का बल्ब, 1000 वाट का विद्युत चूल्हा, या 500 वाट का विद्युत प्रेस, या 25 वाट का बल्ब, या 750 वाट का विद्युत केतली। केतली, विद्युत केतली 750 वाट का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 25 वाट, यानी कि डी इसका 25 वाट का बल्ब जो है इसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध इसका अधिक होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये न्यूमेरिकल है। 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलता है, कितना यूनिट बिजली खर्च होगा? 18 ये न्यूमेरिकल है। आप लोग भी जो है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है बिजली का यूनिट। सभी के घर में मीटर होगा, तो कैसे निकालते हैं वो आज देख लीजिए इस वीडियो में। ठीक है, तो बिजली का यूनिट बराबर हो जाएगा, बिजली का यूनिट बराबर किलोवाट घंटा। किलो वाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, 100 वाट बराबर, यहाँ पे 100 वाट, 100 वाट बराबर 100 बट्टे 1000 किलोवाट। 1000 ऐसे लिख देते हैं किलो वाट। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1/10, 1/10 हो गया किलोवाट। किलोवाट। खर्च हुई कुल यूनिट निकाल लेते हैं। खर्च हुई कुल यूनिट, तो कितना हो जाएगा? कितना घंटा हम ये खर्च किए? 20 घंटा। तो 1/10 गुने 20, 1/10 गुने 20 किलोवाट घंटा, 20 किलो वाट घंटा, हावर बोलते हैं घंटा को। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/10, 20/10, जीरो से जीरो यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे 2 किलोवाट घंटा बचा। कितना बचा? 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा, यानी कि 2 यूनिट। कितना हुआ? 2 यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, साफ से लिख देते हैं पूरा। यूनिट बराबर, यहाँ पे यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा, किलो वाट, किलोवाट होता है। अब 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का यहाँ पे बल्ब ले लिए। अब यहाँ को 100 वाट बल्ब को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। तो यहाँ से हो जाएगा किलो वाट। ठीक है, अभी घंटा वाला हम यहाँ पे ना लिए हैं, तो ये 1000 लिख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट दिए। ठीक है, तो 1/, कितना बच गया? 10। अब हावर यानी कि कितना देर यूज किए? तो 20 घंटा चलाएं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 20, तो 20/10, ये जीरो से जीरो खत्म, तो 2 यूनिट। कितना आया? 2 यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यूनिट।
ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 20,000 यूनिट, 20 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट या 10 यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा समय लगेगा, पर आप लोग पूरा समझिएगा, बारीकी से समझिएगा न्यूमेरिकल को। यहाँ देखिए, 20 ओम के 10 प्रतिरोध समांतरबद्ध हैं। इन्हें एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान बताइए। बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान पूछ रहा है। 20 ओम, 20 ओम है, 10 प्रतिरोध समांतरबद्ध। समांतरबद्ध में यानी कि कैसे हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं पूरा। हल कर लेते हैं, सॉरी। 20 ओम के 10 प्रतिरोध समांतरबद्ध हैं। इन्हें एक 12 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से ली जाने वाली धारा, धारा का यहाँ पे आई बराबर पूछ रहा है। पहले लिख लेंगे कि आई बराबर पूछ रहा है, और क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध बराबर समतुल्य प्रतिरोध, समांतरबद्ध प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 1/RP बराबर प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा ही कितना, 10 प्रतिरोध जुटा हुआ है। तो डॉट डॉट करके 1/R10 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, कितना कर लिए, 10। ठीक है, तो आर पी बराबर R/N, यानी कि N कितना बार वो नंबर आ गया। ठीक है, N नंबर आ गया। ठीक, यहाँ तक आया होगा समझ में। तो आर पी बराबर हो जाएगा N, आर का मान 20/20 ओम दिया हुआ है, बटे नंबर कितना, 10। 10 प्रतिरोध है यहाँ पे, R1 R2 ये लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 10 दूना के 20 काट देंगे, 2। कितना आया, 2 ओम। 2 ओम आया। ओम का सिंबल ऐसे देते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है, आई बराबर हमारा पूछ रहा है, तो इसमें भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट भी दिया हुआ है, और भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। तो आई पूछ रहा है, तो आई बराबर होता है, आई बराबर भी बट्टे होता है आर। ये फार्मूला पे बैठा लेंगे। तो भी दिया हुआ है 12, आर दिया हुआ है 2, तो 12 यानी कि 6 दूना के 12, यहाँ पे हो जाएगा 6। आई बराबर कितना आया, आई बराबर आ जाएगा 6, 6 एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 6 एम्पियर यहाँ पे है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, यानी कि विद्युत आवेश का जो है वो पूछ रहा है। एसआई मात्रक इकाई क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, कूलम है या फैराडे है। तो इसका विद्युत आवेश की, इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का सेट है ये, फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का। तो बारी बारी से हम लोग सेट देखते जाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 20 का आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई क्या है यहाँ पे है। तो विद्युत आवेश का हो जाएगा, विद्युत आवेश बी, 20 का हो जाएगा क्या, कूलम। कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
21। ये भी न्यूमेरिकल है। 1 2 ओम का प्रतिरोध, तो देख रहे हैं फिजिक्स से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ रहा है, तो आप लोग का न्यूमेरिकल बहुत ही मजबूत करना होगा। 1 2 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा होगी, तो ये भी आई बराबर पूछ रहा है। आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 2 ओम, और भी दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो आई बराबर यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, अभी हम बताए थे कि आई बराबर फार्मूला लगा देंगे V/R, V/R। भी कितना दिया हुआ है 10, आर कितना दिया हुआ है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 5, 5 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या हाँ है 5। 21 का, 21 का देख लेते हैं ऑप्शन। 5 एम्पियर आया। ए में है 10 एम्पियर, बी में है 20 एम्पियर, सी में है 12 एम्पियर, और डी में है 8 एम्पियर। तो इसमें नहीं मिला, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये भी न्यूमेरिकल ही है एक, ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है। 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस से एक खगोलीय दूरबीन बनाई गई है। सामान्य समायोजन के लिए दूरबीन से उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगी? उच्च आवर्धन क्षमता क्या होगी? यहाँ पे पूछ रहा उच्च आवर्धन क्षमता। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग भी आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमारा दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले तो आप लोग को देखना है क्या दिया हुआ है और क्या हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्धन बराबर यानी कि एम, आवर्धन को एम से हम सूचित करते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। तो एक फोकस दूरी को मान लेते हैं F1, ऐसे मान लेते हैं F1, और एक को मान लेते हैं F2, F1 और F2। F1 कितना है 6, F2 कितना है 30, सब है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लिए। अब यहाँ से पूछ रहा है कि एम यानी कि आवर्धन क्षमता क्या होगा। आवर्धन क्षमता बराबर होता है फॉर्मूला आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ अभिदृश्य की फोकस दूरी, अभिदृश्य की फोकस दूरी बट्टे हो जाएगा नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी। तो ये ऊपर दिया हुआ है F2, F2 है, F2 है अदृश्य, अदृश्य की फोकस दूरी, और ये जो है F1 है दृश्य की फोकस दूरी। साफ से लिखते हैं यहाँ पे m बराबर यहाँ पे हो जाएगा F2/F1, F2/F1। हम ये अपना तरफ से लिखे हैं। यहाँ पे है अभिदृश्य की फोकस दूरी, ये क्या है अभिदृश्य, अभिदृश्य की फोकस दूरी, और ये है नेत्र का फोकस दूरी, नेत्र का फोकस दूरी। ठीक है, तो F2 कितना दिया हुआ है 30, यहाँ पे दिया हुआ है। F1 कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे डिवाइड दे देंगे यानी कि भागा, तो हो जाएगा 5, 5 इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन में है आवर्धन क्षमता क्या हो जी 5, ए में ही है 5, ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 0.8 कैलोरी ग्राम या 8 कैलोरी ग्राम, 80 कैलोरी ग्राम, 336 कैलोरी ग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग कमेंट में भी आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे हो जाएगा, कमेंट में भी बताते चलिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगा। 23 का आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगी। तो इसका हो जाएगा 80 कैलोरी ग्राम। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश तरंग है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश तरंग क्या है। प्रकाश तरंग क्या है, तो अनुप्रस्थ है या और ऑप्शन है यहाँ पे ई में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये देख लेते, अनुदैर्ध्य है या प्रत्यास्थ है या विद्युत चुंबकीय है। तो प्रकाश तरंग एक प्रकार के क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 24, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यह भी न्यूमेरिकल है। यदि बिजली की चमक से 3 सेकंड बाद गर्जन सुनाई पड़ता है तो तड़ित की दूरी कितना थी यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। समय यहाँ पे दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ रहेगा वो लिख लेंगे और जो पूछ रहा है वो भी लिख लेंगे। समय कितना है, 3 सेकंड, 3 सेकंड है। और ध्वनि का वेग कितना दिया हुआ है, वेग, इसको टी से सूचित करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। भी बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ हो गया इतना तक। अब पूछ रहा है कि दूरी कितनी थी, दूरी यहाँ पे पूछ रहा है, तो दूरी बराबर लिख लेंगे वाट। इतना हो गया। इतना के बाद अब क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे कि दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग अपना नोट में लिख लीजिएगा जितना भी हम फार्मूला लिखे हैं वो, ठीक है। दूरी बराबर फार्मूला होता है वेग गुने समय, वेग यानी कि भी गुने टी, वेग गुने समय, समय लिख लिए। यहाँ पे भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है 330, समय कितना दिया हुआ है 3 सेकंड, कितना दिया हुआ है 3 सेकंड। तो इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 0, 3 3 9, 3 3 9, 990 मीटर। कितना, 990 मीटर दूरी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है 990, तो ये है बी में 990 मीटर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचा है, बोले थे कि 30 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग पूछ रहा है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग बताइएगा कमेंट में आंसर। पृथ्वी से वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यहाँ पे 26 के सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। धूमकेतु की पूंछ होती है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है। धूमकेतु की पूंछ जो है वो होती है कैसी, सूर्य की ओर होती है या सूर्य के विपरीत होती है, मंगल की ओर, पृथ्वी की ओर, या डी में है, इनमें से कोई नहीं। डी में क्या है देख लेते हैं, पृथ्वी से दूर है, इसमें भी है, डी में भी पृथ्वी से दूर है। तो धूमकेतु क्या है, तो वो होता है, धूमकेतु हमेशा होता है सूर्य के विपरीत, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों से, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से, हीलियम और ऑक्सीजन गैसों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। डी में है इनमें से कोई नहीं। तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा, तारों का प्रारंभ कब हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? टंगस्टन जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? यहाँ 30,000 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 5,000 या 3,000। तो इसी ऑप्शन में से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,000 डिग्री सेल्सियस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी किसका मात्रक है? ऊर्जा का है, कार्य का है, बल का है, आवेश का है, या विद्युतीय क्षेत्र का है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो चलिए छोड़िए, इसको बता ही देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, ऊर्जा का। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अपने 5 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।